बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं, और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है, और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वजीर खजाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें को थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखिए, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक्तदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे, और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे, और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया, और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने जिम्मे ले लें, अपनी फौज को, अपने हथियारों को वहां लगाएं। जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फौज तैयार की है वतन अजीज के दिफा के लिए, उस फौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। लेकिन याद रखिएगा, वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आईएमएफ से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया, और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहां पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफिका पॉलिसी बनी थी, और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पे ओपन डिबेट हुई थी, और यह फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। पीटीआई अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे। लेकिन अब 10 साल गुजर गए इस बात को, और अब यह फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है, और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है। और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौकिफ था, कौमी मौकिफ, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फर्द वाहिद का फैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफी था। इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं, देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया, तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे, उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं।
اور پاکستانیوں کو اس پیسے میں سے کوئی حصہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ پاکستان میں منشیات کا کلچر آیا، پاکستان میں دہشت گردی کا ایک کلچر آیا، پاکستان میں کلاشنکوف کا ایک کلچر آیا، اور پاکستان کے اندر بارود آ گئے، منشیات آ گئی، بہت ساری برائیاں پاکستان میں آئیں، اور پاکستان میں جو جرنیلوں کے بچے تھے وہ بہت امیر ہو گئے، وہ اربوں پتی ہو گئے، یعنی ان کی ساری زندگی کی تنخواہ ایک طرف اور اس سے ہزاروں گنا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ امریکن نے جو ڈالر دیے تھے افغان وار کے بیچ میں، پھر ہم نے پکڑ پکڑ کے اپنے پاکستانی یہاں سے امریکہ کے حوالے بھی کیے کہ اس کو بھی لے جاؤ، اس کو، وہ یوسف رمزی، وہ ایمل کانسی، یہ عافیہ صدیقی، اور بہت سارے لوگ ہیں، کئی ایسے نام ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ڈالروں کے بدلے میں امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ تو امریکہ سے جب آپ پیسے لیں گے نا تو امریکہ آپ کو مفت میں نہیں دے گا، وہ آپ سے مانگے گا کچھ، آپ کو امریکہ کی جنگ لڑنی پڑے گی ایک مرتبہ پھر قوم کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لاشیں بچھیں گی، کیونکہ امریکہ کبھی بھی ہمیں پیسے دے گا تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ایک لنچ ہے وہ مفت میں نہیں تھا، اس کے بعد سے اب تک پاکستان لگاتار افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں لاشیں گر رہی ہیں، ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی، 7 لاشیں مزید ملی ہیں، تشدد زدہ لاشیں ہیں، ان کو گولیاں بھی ماری گئی ہیں، اور یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ملی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان سے لاشیں ملتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ جبری طور پہ انسانوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں سرکار بھی کر رہی ہے اور دہشت گرد بھی کر رہے ہیں، تو ہم ایک آگ میں جھلس رہے ہیں۔ یہی کچھ ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پولیس لڑ لڑ کے تھک گئی ہے، لیکن دہشت گردوں کو جنہوں نے لا کر بسایا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ بارڈر پہ بیٹھے ہیں تو دہشت گرد پاکستان میں کیسے آ گئے؟ اس کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کو بلا کر پوچھا جائے نا کہ آپ ان بندوں کو پاکستان میں کیوں لے کر آئے، جب سارے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں تو یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اب تو ایمل ولی خان بھی بولنا شروع ہو گئے، یعنی ایک ایک کر کے سب بول رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پھر جماعت اسلامی نے بتایا، انہوں نے گواہی دی کہ عمران خان کی جو منتخب حکومت کی اس کا تختہ الٹا جرنیلوں نے، اور جرنیلوں نے جب تختہ الٹا تو اس وقت جرنیلوں کے ساتھ فضل الرحمان بھی مل گئے اور باقی سارے بھی مل گئے، اور اب جس کو حصہ نہیں ملا وہ سارے رولا ڈال رہے ہیں۔ ایمل ولی خان نے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن دیکھیں اے این پی بھی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آج تنخواہ کی بات بری لگ رہی ہے، کل تک یہ نظام ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے ڈالر لے کر اپنے بچے اور لوگ مروائے ہیں۔ دفاعی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیمت پر ہمارا دفاع کرے، ہم ان کی قدر کریں گے، شہید سب معتبر ہیں اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، یہ فوج اور ایجنسیوں کو ایمل ولی خان کا پیغام ہے، جنہیں بلوچستان سے سینیٹر بنوایا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ پالیسی تبدیل کرنے کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، اور یہی اصل بات ہے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی پڑے گی۔ بارم بلوچ کو جیل میں ڈال کے آپ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر رہی تھی ایک مقصد کے لیے۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، مجھے پھر یاد آ گیا انڈیا میں جو احتجاج چل رہا ہے اس کے اوپر زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ انڈین پولیس وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یا نوجوانوں کو ڈنڈا مارے نا تو پاکستان میں جو ٹاؤٹس ہیں وہ تل ملا اٹھتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں پولیس اور سیکورٹی فورسز اور رینجرز گولیاں بھی مارے نا نوجوانوں کو اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں تو یہ لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے، ہمارے ٹاؤٹس جو ہے وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، یعنی یہ انڈین نوجوانوں سے محبت کرتے ہیں اور پاکستانی نوجوانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تحریک لبیک کے لوگوں کو کیسے مارا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ آئے اسلام آباد میں ان کو کیسے قتل عام کیا گیا، کشمیریوں کو ابھی 50 کے قریب لاشیں کیسے تحفے میں دی گئیں۔ اس سے پہلے جب خامنائی کی شہادت ہوئی اس دن جو نکلے اہل تشیع ان کے اوپر جب گولیاں چلائی گئی تو وہاں پہ درجنوں لوگ کیسے شہید کیے گئے۔ یہ سارے واقعات پاکستان میں انہوں نے رپورٹ ہی نہیں ہونے دیے۔ پاکستان میں لوگوں کے سر پھٹتے ہیں تو خوشی سے بتاتے ہیں۔ وہ ایک صحافی ہے، اس نے برنول کی تصویر لگائی کہ آج ان کو پھینٹا لگا، ان کو برنول دی جائے۔ یہاں پہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں یہ ٹاؤٹس، اور وہاں انڈیا میں
पुलिस ने जो सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया नौजवानों के खिलाफ वो डंडा था। और यहां पे काम शुरू ही G3 से होता है, क्लैशनकोफ से होता है कि मारो इनको, कोई इनका पूछने वाला नहीं है और ना ये किसी को जवाब दें। तो ईमान मजारी जो आवाज उठाती थी, इंसानियत के लिए बात करती थी, इंसानी हकूक के लिए बात करती थी, उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया। बारंग बलोच को सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया। अब ये दो खवातीन की आप मिसाल ले लेना, चले पॉलिटिकल लोगों को साइड पे करें, ये तो नॉन पॉलिटिकल हैं, तो इनको जेलों में डाल के आप कौन सी जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? और वो टाउट सारे के सारे बैठ के इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इंडिया में किसी लड़की को एक डंडा पड़ जाए तो उसकी तकरीर निकाल के लगाते हैं, जनाब ये देखें, आपको पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए, पाकिस्तान में इनको चाहिए मार्शल लॉ, पाकिस्तान में इनको चाहिए जुल्म, बर्बरियत और हिस्सा चाहिए कि हर चीज में हमारा मफाद निकलना चाहिए। जबकि इंडिया में इनको चाहिए जमहूरियत, और इंडिया की जमहूरियत सबने देखी। जो उनके नौजवान जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में इससे आधी बात करने के ऊपर बंदा और खानदान समेत गायब हो जाता है। ये पाकिस्तान में किया जाता है। तो एमएल वली खान का स्टेटमेंट आपने देखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि 5 अगस्त से हम एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जेल में कैद हुए, और ये नई तहरीक अब शुरू करने जा रहे हैं। क्या इनकी कोई तैयारी है? क्या ये अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? देखिए, अभी तक सुहेल अफरीदी ने जितनी कॉपरेशन की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उतनी कॉपरेशन अली अमीन गंडापुर भी नहीं कर पाए थे। तो इस कॉपरेशन के बदले में क्या वो इमरान खान को कोई एक रिलीफ दिलवा पाए? तो अफसोस के कहना पड़ता है कि वो नहीं ऐसा कर पाए। इमरान खान साहब से जितनी भी डील की कोशिशें की गई हैं, अभी हाल ही में कोशिश की गई, उन सारों में नाकामी हुई है डील करने वालों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनकी क़यादत किस आसरे में बैठी हुई है कि कोई मफामत कर लेंगे? मफामत ऐसे नहीं होनी, मुजामत होगी तो मफामत होगी, वरना मफामत हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। नादरीन, 26 नवंबर की आप मिसाल ले लें। अब ये कह रहे हैं दोबारा लोगों को निकालेंगे, लेकिन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था इस्लामाबाद डी चौक में, उसका एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें बैरिस्टर गौहर को बनाया गया था मुद्दई, और यह बताया गया था कि जनाब इसमें हमारे इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने ऐसे ऐसे मारा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीधी गोलियां मारी, मुकदमा दर्ज किए जाएं शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर और दीगर के ऊपर। लेकिन आज 1.5 साल से जायद गुजरने के बाद वो दरखास्त खारिज कर दी गई, और इसमें अदालत का कसूर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अपना कसूर है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका, देखें ना, अदालत ने तो वही करना है ना जो चीजें उसके सामने आनी है। आप अदालत को ब्लेम कर दें कि अदालत कंप्रोमाइज्ड है, क्या आप ये कह दें उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंसाफ किया है? जज ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा है जनाब 16 समातें हुई हैं, इन 16 समातों में भी अभी तक बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने आकर बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। 16 समातें हुई हैं और बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। इसके अलावा मजीद गवाह भी थे इस सारे मामले के अंदर, यानी कोई सबूत लेकर नहीं गए, इन्होंने बताया ही नहीं। यहां पे डिटेल जो है वो साकिब बशीर साहब ने शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जो दरखास्त दी गई उसको देखकर लगता है कि 12 लोग हलाक हुए, 38 लोग जख्मी हुए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद हैं वो पेश ही नहीं किए गए। सुहेल आफरीदी, डॉक्टर अमजद और शफी जान, ये बतौर गवाह इनका नाम है, लेकिन उन्होंने कभी अदालत में आकर बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स और सहाफियों का भी बतौर गवाह नाम लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी कभी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से लिखा गया कि उनका कंटेनर जला दिया गया, फायरिंग की गई, लेकिन उनका नाम बतौर गवाह दरखास्त के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। पोस्टमार्टम अगर अस्पताल नहीं दे रहा था तो अपने तौर पर भी मुतासरा फैमिली किसी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा सकती थी या पीटीआई करवा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं करवाया गया। पोस्टमार्टम की कुछ फोटो कापियां लगाई गई, लेकिन वो भी तारीख के लिहाज से क्लियर नहीं है। शवाहिद की अदम मौजूदगी में यह जबानी इल्जामात पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कब्र कुशाई का कानूनी हक मौजूद था, मजिस्ट्रेट अदालत को दरखास्त देकर लाशों की कब्र कुशाई और मौत की असल वजूहात जानने की कार्रवाई करवा सकते थे।
इस हवाले से 19 माह के दौरान ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त अदम शवाहिद की बिना पर नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की जाती है। ये अपने कारकुनों का खून बेच दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने एक जिले शाह को इनके गले में फंसा दिया था। हम आज भी शहीद अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे सहाफी भी आवाज उठाते हैं जिन्हें शहीद अरशद शरीफ के नुक्ता नजर से इख्तलाफ हो सकता है, जिन्हें इत्तफाक है वो भी आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या ये सारे लावारिस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जिन्हें गोलियां लगी, जिन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनकी लाशें गई उनके घरों में? क्या बतौर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पोस्टमार्टम करवाते? अगर इस्लामाबाद नहीं कर रहा था तो अपने सरकारी अस्पतालों से खैबर पख्तूनख्वा में करवा लेते। लेकिन इस सारे मामले को दबाया गया और बैरिस्टर गौहर ने 1.5 साल तक अपना बयान ही कलमबंद नहीं करवाया। सुहेल अफरीदी गवाह थे इसमें, शफी जान इसमें गवाह थे, डॉक्टर अमजद इसमें गवाह थे, वो भी बयान देने के लिए नहीं आए। तो अब ये तो देखे ना, ज्यादती है, अपनी ही सियासी जमात के साथ और उसके कारकुनों के साथ ज्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने की है। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब गए जलसा करने के लिए आजाद कश्मीर में, तो अब कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं और हम हैरान हो रहे हैं। नंबर एक तो यह है कि कुछ बसों की तस्वीरें और वीडियोस मुस्लिम लीग नून के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से निकल कर आई, जिनमें नौजवान ये लिख रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं आजाद कश्मीर, और ये पंजाब से जा रहे हैं। यानी पंजाब से सैकड़ों लोगों को बसों में भर के आजाद कश्मीर पहुंचाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब वहां पे जलसा कर सकें और लोग कम दिखाई ना दें। मैं भी सोच रहा था, एक तो पहले ही बहुत थोड़े से लोग हैं, वो पंडाल को भर ही नहीं पाए, आधे से ज्यादा पंडाल खाली था, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो भी बाहर से लाए गए थे। अभी ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका ताल्लुक लाहौर के करीब कसूर से है, ये वहां से तकरीबन को 200-250 लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं आजाद कश्मीर की तरफ, फिर बाकी जगहों से भी ऐसे ही पहुंचाए गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आजाद कश्मीर के लोगों ने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को रिजेक्ट कर दिया, और ऐसे ही फार्मूले पर पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। वो अपने जाले इकट्ठे करके मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आते हैं और लाकर उन्हें एक जगह पे जलसा करवाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें आजाद कश्मीर के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें यहां पे बहुत सारे वोट मिलेंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। क्योंकि हुकूमत तो इनको बनाकर देनी है वहां पे मकामी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान ने, उन्होंने बताना है कि किसकी कितनी सीटें, किसकी कितनी सीटें, और कौन बनेगा वजीर आजम और कौन बनेगा कौन सी वजारत के ऊपर वजीर। ये तो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, और अगर इसका रास्ता किसी ने रोकना है तो आजाद कश्मीर की आवाम ने रोकना है। अभी तक तो वो इररेलीवेंट है, वो इनके जलसे जुलूसों में भी नहीं आ रहे, लेकिन जब वो रेलिवेंट हुए और मैदान में आए और उन्होंने इसके खिलाफ सख्त पोजीशन ली, तो फिर इम्तिहान होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का भी। नवाज शरीफ ने ना जो तकारीर की उसके साथ पुरानी तकारीर मिलाकर लगाई है लोगों ने, आजाद कश्मीर के लोगों ने। यानी जो बातें नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले कश्मीर में खड़े होकर कही थी ना, सेम वही बातें, वही दावे, वही वादे और वही तकरीर नवाज शरीफ ने रिपीट कर दी, बिल्कुल वही सेम। तो 10 साल पहले जो आपको इक्तदार मिला था तब ये काम कर दिए थे, तब ये काम करने चाहिए थे ना। 10 साल पहले भी काम नहीं किया, आज भी काम नहीं किया, अभी भी आपकी सरकार बनी हुई थी, आपने काम नहीं किया। 15 साल से पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की आजाद कश्मीर में लगातार हुकूमत है, लेकिन 15 सालों में हराम है कि इन्होंने, बल्कि 15 साल नहीं हो गए, ज्यादा हो गए, 20 साल के आसपास हो गए, आजाद कश्मीर के लोगों को जो वादे किए हैं, हराम है कि इन्होंने कोई वादा पूरा किया हो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और आज ये ऐसे तकरीरें करते हैं जैसे ये हमेशा से अपोजिशन में थे। नवाज शरीफ साहब ने ना कैप्टन सफदर को कहा कि ये जो बाबा है ना इसको नचाओ। ये वीडियो मैं देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी है, उसको आप पैसे वैसे दे रहे हैं, उसको आप लेकर आते हैं, ऊपर बुलाते हैं, बेटी बुलाती है, बाप कैप्टन सफदर को बुला के कहता है कान में कुछ, कैप्टन सफदर उस बाबे को जाके पकड़ के जबरदस्ती नचवाना शुरू कर देता है। और वो बुजुर्ग आदमी है, उसको डांस करवा रहे हैं सिर्फ अपनी एक वीडियो के लिए। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज है। वो वैसे नीचे भी नाच ही रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश पे उसको स्टेज पे चढ़वा के नचवाया है और उसके ऊपर नवाज शरीफ खुश हो रहे थे। ये ना इनकी मेंटेलिटी इतनी सी है, ये शुगलिया खानदान है, शुगल वुगल ही लगाते हैं बस। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये बस हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मरियम नवाज ने कहा था कि 5 साल